नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 6 में हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और कल के वीडियो में हमने रीतिकाल में बिहारी को शुरू किया था और बिहारी के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स थे कल हमने वो देखे थे। ये वाले टॉपिक्स हमने कल देखे थे। बिहारी लाल का परिचय देखा था, उसके बाद उनके काव्य में श्रृंगार पक्ष क्या है, भक्ति भावना कैसी है और सामाजिक चेतना के कौन कौन से बिंदु देखने को मिलते हैं, ये सब हमने कल देख लिया था। ये उनकी विषय वस्तु वाला एस्पेक्ट था जो हमने कवर किया था कि उनके काव्य की विषय वस्तु क्या है। आज जो हम बात करेंगे वो उनके काव्य पक्ष की बात करेंगे और उनकी कल हमने बात की कि बिहारी सबसे एकमात्र रचना है, उस परंपरा में उनकी रचना का क्या स्थान है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दो टॉपिक हमें देखने हैं आज, बिहारी का काव्य शिल्प और सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान। तो एक एक करके देखते हैं। चलिए, डे 4 है रीतिकाल का, इसमें हम ये टॉपिक्स देख रहे हैं। तो बिहारी का काव्य शिल्प, काव्य शिल्प का मतलब ये है कि उनका जो शिल्प उन्होंने यूज़ किया, भाषा कैसी है, काव्य रूप कैसा है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए, इनमें जो डायमेंशन कवर होने वाले हैं, पहला तो काव्य रूप कैसा है, भाषा कैसी है, बिंब योजना कैसी है, अलंकार योजना कैसी है, ये 4 डायमेंशन मुख्य रूप से हमें देखने हैं। तो पहले देखते हैं एक एक करके काव्य रूप। तो देखिए, काव्य रूप क्या है, मुक्तक। छंद कौन सा है, दोहा। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि दरबारों के रसिकों को कम शब्दों में रसीभूत कर देना जो प्रबंध काव्य में संभव नहीं है। मतलब छोटे कम शब्दों में आपको रस की उत्पत्ति करनी है, क्योंकि दरबारी माहौल है, सामंती सोच है। तो इसमें और श्रृंगार की प्रवृत्ति कैसी है, देहमूलक श्रृंगार है। तो प्रबंध एक अच्छा विकल्प नहीं होकर मुक्तक एक अच्छा विकल्प होगा, इसीलिए इनके काव्य में क्या देखने को मिलता है, मुक्तक परंपरा देखने को मिलती है। भाषा ब्रज, निश्चित रूप से परिष्कृत ब्रज का इन्होंने प्रयोग किया है। इसमें पूर्वी व बुंदेली के प्रयोग भी शामिल है। शब्दों को तराशा है। भक्तिकालीन परिष्करण वाली ब्रज को अलंकारिकता व चमत्कारत्व से लैस किया है इन्होंने। व्याकरण अनुकूल भाषा है। शब्दों की तराश देखने को मिलती है, चमक जिसको कहते हैं। शब्दों को इस प्रकार तराशा है कि वो चमकते हैं। वही चरम स्तर देखने को मिलता है जो उर्दू की शायरी में देखने को मिलता है। तो भाषा ब्रज है और चमत्कार पैदा करने के लिए शब्दों को अलंकारिकता व चमक से लैस किया है। ठीक है, फिर बिंब योजना क्या है, चित्र भाषा के रूप में उपस्थित होता है। इनका एक दोहा पूरा एक चलचित्र की भांति नजर आता है, इसको डिटेल में कवर करेंगे। ध्वन्यात्मकता भी देखने को मिलती है, जैसे झमकी झमकी रहले करे, तो ध्वन्यात्मकता भी उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं कई चीज़ को। बिंब योजना को डिटेल में देखेंगे हम और एक अलंकार योजना को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखिए बिंब योजना, बिहारी जी की बिंब योजना क्या है। तो बिंब योजना में क्या है कि आधुनिक समीक्षा का प्रतिमान है ये। हिंदी में से चित्र भाषा कहते हैं। चित्र भाषा का मतलब है कि मन में अगर आप कुछ पाठन करें तो आपको पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपके मानस पटल पर एक चलचित्र की भांति उभर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे बिंब कहेंगे। ठीक है, तो बिहारी के दोहों में कदम कदम पर देखने को मिलता है, बहुत ही आसानी से देखने को मिलता है। ठीक है, बिहारी के दोहों में एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिसमें बिंबों का चमत्कार ना हो। जैसे कहते नटत इज्जत की इज्जत मिलत खिलत याद, ये वाला दोहा है, इसमें चलचित्रों की भांति 7 कर्मिक चेष्टाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उदाहरण आपने ये शामिल कर दिया बिंबात्मकता का। चाहें तो एक और दोहा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिहारी के दोहों में बिंबात्मकता क्यों है। तो वही देखिए, पृष्ठभूमि वही है, दरबारी कवि हैं। उद्देश्य क्या है, वाहवाही लूटना, वाहवाही सघन प्रभाव से, जिसके लिए बिंब क्या है, जरूरी है। और कविता का उद्देश्य क्या है, रस की उत्पत्ति, रसानंद की प्राप्ति। और इसके लिए ये दोहा कल हमने देखा था, तब तंत्रिनाद कवित रस, है ना, कि अंतिम उद्देश्य ही क्या है, अंतिम उद्देश्य रस की प्राप्ति है।
दूसरा, अनुभाव योजना का कविता के केंद्र में होना। कल मैंने आपको पूछा था भाई, विभाव अनुभाव पता है क्या आपको? आपने बताया नहीं अभी तक। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब अनुभाव और विभाव क्या होते हैं आपको पता है कि नहीं है, और चाहते हैं अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो अनुभाव योजना का कविता के केंद्र में है, इसके लिए ये दोहा दिया गया है। और जो बिंबात्मकता है वो दरबारी चमक दमक तक सीमित नहीं है, सामाजिक समस्याओं, परिवार की समस्याओं को भी प्रतीकात्मक चित्रों से इन्होंने प्रस्तुत किया है। जैसे राजनीतिक संकट को इन्होंने कली व भंवरे के प्रतीक युग्म से बिंबात्मकता का आकार प्रदान किया है। नहीं नहीं पराग मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासी काल। कल भी ये दोहा देखा था, जो राजा को जो वार्निंग देने के रूप में कल हमने देखा था। देखिए, एक ही दोहा कई जगह आप यूज़ कर सकते हो, यही फ़ायदा है उदाहरण का। मैं कहूँगा आपको, मैं लास्ट में बताऊँगा, बिहारी के आप 10 दोहे याद कर लो, आपका पूरे जो उदाहरण वाला काम है वो पूरा हो जाएगा। मैं मार्क कर दूंगा कौन से 10 दोहे आपको याद करने हैं, बदल बदल कर आप उनको प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है। फिर है मुख्यतः दृश्य बिंब है, कई स्थानों पर श्रव्य व गंध बिंब भी देखने को मिलता है। श्रव्य मतलब ध्वनि वाले, और गंध मतलब जो स्मेल से रिलेटेड होते हैं। तो बिंब के लिए इनके लिए कहा जाता है कि जिन कवियों में बिंब क्षमता को चित्र स्तर पर प्रसादा है उनमें बिहारी सर्वश्रेष्ठ है। बिंब क्षमता की दृष्टि से उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो वे सूर और जैसे महान कवि हैं और कोई नहीं है। मतलब बिंबात्मकता में अगर आप 3 कवियों को चुने तो सूरदास, बिहारी और निराला, ये उभर कर आएंगे। इन तीनों को आप बिंबात्मकता के सम्राट कह सकते हो। सूर का हमने देखा ही था कि सूर में बिंबात्मकता कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अलंकार योजना की। देखिए, इनका उद्देश्य क्या है? अगेन दरबारी कवि है, चमत्कार पैदा करना। तो अलंकार तो निश्चित रूप से इनके काव्य में मिलेंगे। तो अलंकारों की दृष्टि से ये अत्यंत सजग काव्य देखने को मिलता है। शब्द अलंकार व अर्थालंकार दोनों स्तर पर चमत्कारिक प्रयोग इन्होंने किए हैं। अनुप्रास देखिए, शब्द अलंकार होता है कहत न तटी रीजत खीजत मिलत खिलत लिज्जात। तैज की जो आवृत्ति हो रही है वो अनुप्रास है। ठीक है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो देखने को मिलता है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष भी एक शब्द अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। ठीक है। एक ही शब्द है, उसके 2 अर्थ निकलते हैं, वो श्लेष अलंकार कहलाता है। उसके रिलेटेड ये दोहा आप याद कर लेंगे। यमक अलंकार भी देखने को, यमक में क्या होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन एक ही शब्द 2 बार आएगा, लेकिन अर्थ दोनों बार क्या होगा? अलग अलग होगा। ये यमक में और श्लेष में अलंकार में अंतर है। यमक में क्या हुआ? जैसे कनक, कनक 2 बार आया है। एक बार कनक का अर्थ है सोना और एक बार इसका अर्थ है गेहूँ। ठीक है। तो एक ही शब्द 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ लेकर आ रहा है, वो यमक अलंकार होता है। ठीक है। अर्थालंकार भी देखने को मिलते हैं। अन्योक्ति देखने को मिला, विरोधाभास देखने को मिला, और अतिशोक्ति अलंकार। देखिए, ये तीनों जो उदाहरण हैं कल मैंने आपको याद कराए थे, वही उदाहरण यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक उदाहरण को आप कई जगह प्रयोग ले सकते हो, तो इनको याद करना है आपको। फिर जो लास्ट टॉपिक है बिहारी से रिलेटेड, वो ये है कि सतसई परंपरा में बिहारी सतसई का क्या स्थान है। तो देखिए, भारतीय जो साहित्यिक परंपरा है उसमें संख्यावाचक नामकरण की प्रवृत्ति पुराने टाइम से देखने को मिलती है, प्राचीन समय से ही ये देखने को मिल रही है। जैसे हनुमान चालीसा, बेताल पच्चीसी, चालीसा मतलब 40, पच्चीसी मतलब 50, ये चीज़ें आ रही हैं। इसी प्रकार एक परंपरा उत्पन्न हुई जिसमें सतसई परंपरा हुई, मतलब 100 की परंपरा एक उत्पन्न हुई, जिसकी शुरुआत हुई। देखिए, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा गया था। आर्य सप्तशती ये संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। सतसई भी क्या है? सप्तशती का तद्भव रूप है, 100 से ही मतलब है इसका। तो इसका शुरुआत का जो श्रेय दिया जाता है वो तुलसीदास जी की तुलसी सतसई को दिया जाता है, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है किसने? बिहारी जी ने, बिहारी की सतसई के माध्यम से। सतसई परंपरा में निर्विवादित रूप से ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों है इसके कारण देखते हैं। ठीक है। इतनी प्रसिद्ध है कि सतसई संज्ञा बिहारी सतसई के लिए ही रूढ़ हो गई। इसके महत्व को प्रभावित करता है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये सतसई की महत्वपूर्ण जो
इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इस दोहे को आप प्रयोग ला सकते हैं। अब क्यों सर्वश्रेष्ठ है दोनों, जैसे एक तो विषयों की विविधता है और शिल्प की दृष्टि से भी क्या है ये भारी पड़ती है। कैसे विषयों की विविधता, कल हमने देखा था भक्ति, नीति, सामाजिक चेतना वगैरह के जितने बिंदु देखे थे वो सारे आपको यहाँ पर प्रयोग में लाने हैं और उनके एक एक उदाहरण डाल देने हैं। शिल्प के भी डायमेंशन अभी हमने कवर किए, भाषा की समाहार क्षमता, बहुलर्थी, अलंकार योजना, बिंब योजना, ये सारे जो भी किए ये दोनों आपको बता देने हैं संक्षिप्त में, जितना प्रश्न की मांग होगी इसके आधार पर इसको आप सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो ये सर्वश्रेष्ठता के कारण होंगे, आसान है देखिए। और निष्कर्ष में आप जॉर्ज गिरिसन का कथन लिख सकते हैं कि बिहार, पूरे यूरोप में बिहारी जैसा कवि उपलब्ध नहीं है, बिहारी को उन्होंने बहुत ही बढ़िया माना है। तो ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। तो बिहारी यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हम रीतिकाल को कल से फिर से कंटिन्यू करेंगे। रीतिमुक्त जो अन्य स्वच्छंद धाराएं हैं, रीतिमुक्त, रीति इतर, नीति, भक्ति, ये सारी चीज़ों को कल से हम कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा वीडियो है आज का, लेकिन बिहारी ख़त्म हो चुका है। बिहारी से जुड़े हुए प्रश्न आप हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अनुभाव विभाव के बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं अनुभाव विभाव को अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। धन्यवाद।